नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 12 घंटे के भीतर 2 मर्डर से दहला काशीपुर। देर रात गोलीबारी में महिला की मौत तो दिन दहाड़े बदमाशों ने की खनन कारोबारी की हत्या। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। गणेश सिंह मर्तोलिया को सौंपी गई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान। सीएम धामी बोले, आयोग में बड़े बदलाव से युवाओं को मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री धामी ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं देख बिफरे सीएम धामी। आम जनता से लिया फीडबैक। बुजुर्ग महिला के साथ बिताया समय। और 14 अक्टूबर से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे ऊर्जा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। काशीपुर में एक साथ 2 मर्डर के बाद समूचा क्षेत्र दहल उठा है। अगर हम कहें कि उत्तराखंड अपराधियों के लिए पनाहगाह और अपराध का गढ़ बन गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। हैरानी इस बात की है कि बेखौफ अपराधी महज 12 घंटे के भीतर मर्डर जैसे वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और हमारी खाकी सोई की सोई रहती है। यही नहीं, हाल ही में हरिद्वार में गजवाए हिंद के पकड़े गए 2 आतंकियों के बाद एलआईयू पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों के लिए उत्तराखंड मुफीद बन गया है? ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के लिए उत्तराखंड राज्य बना महफूज। 12 घंटे के भीतर 2 मर्डर से दहला काशीपुर। सोती रही खाकी, अपराधी बरसाते रहे गोलियां। बेखौफ बदमाशों की काशीपुर पुलिस को चुनौती। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र में 12 घंटे के भीतर हुए 2 मर्डर ने समूचे इलाके में सनसनी पैदा कर दी है। हर कोई बेखौफ अपराधियों की इस वारदात से सन्न है, हैरान है और परेशान है। रात के अंधेरे में अपराधियों की पहली वारदात को 12 घंटे भी नहीं गुजरे कि आज सुबह खनन कारोबारी की गोली मारकर सरेराह हत्या कर अपराधी मौके से फरार हो गए। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है और खनन कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई है। सीसीटीवी की ये फुटेज थोड़ी विचलित करने वाली जरूर है, मगर इन सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि कैसे बेखौफ अपराधी खनन कारोबारी महल सिंह की हत्या कर मौके से फरार हो जाते हैं और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगती। इससे पहले सर्द रात के सन्नाटे में लोगों का ये मजमा, ये भीड़ बेखौफ अपराधियों के अपराध की गवाह है, जो बीजेपी ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को मौत के घाट उतारने के साथ यूपी पुलिस को अफसरों पर गोलियां दागकर फरार हो गए। इनमें कई पुलिस कर्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल यूपी पुलिस को खनन माफिया के बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर छिपे होने की खबर मिली और माफिया की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस काशीपुर पहुंची, जहां पहले मामला नोकझोंक से शुरू हुआ और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि नौबत गोलीबारी की आ पहुंची। इलाके के लोग इस घटना से सन्न हैं, आक्रोशित हैं। सवाल ये भी है कि काशीपुर में बेखौफ अपराधी रात के अंधेरे और दिन के उजाले में सरेआम मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहे थे और खाकी अफसर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? क्या खाकी को माफिया के छिपे होने की कोई जानकारी नहीं थी? सवाल ये भी है कि आखिर प्रशासन और खाकी का खौफ बदमाशों के दिलों में क्यों नहीं रहा? हालांकि काशीपुर में एक साथ हुए 2 मर्डर को लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डीआईजी नीलेश आनंद का कहना है कि बिना बताए यूपी पुलिस ने एकदम दबंग स्टाइल में आकर माफिया को पकड़ने की कोशिश की। कुछ असलहे भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस के कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने वहाँ से अस्पताल से लेने जाना चाहिए था। जब हमारे कस्टडी में वहाँ थे, जब हमारी बात हो गई थी, उनको हमने बचाया। एक तो सिपाहियों को घर वालों ने पूरी मदद करी। घर वालों ने जो है उसमें वो इतना माहौल यहाँ गर्म था, उनने यहाँ फायर किया, तब भी संयम दिखाया उन्होंने। संयम दिखा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखवाया, गाड़ी में जो है उनकी जान बचाई सबने मिलके। और उसके बाद जब हमने उनको यहाँ अस्पताल में ले गए तो बिना बताए वो यहाँ से चले गए। तो ये पूरा लापरवाह और बहुत ही नियमान विरुद्ध उनका ये सारा रवैया है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है फिर पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई। तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है, बिना बताए वहाँ से चले। आपराधिक घटनाओं में बुलंद होते अपराधियों के बेखौफ हौसले और लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से
खाकी पर सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर ऐसे मामले देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। हाल ही में हरिद्वार में गजवाए हिंद के पकड़े गए 2 आतंकी भी यूपी एसटीएफ की बदौलत हत्थे चढ़े। पकड़े गए आतंकियों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी खंगाली तो पता चला कि लंबे वक्त से हरिद्वार उनका ठिकाना रहा और जिले के आसपास रुड़की, मंगलौर जैसे इलाकों में उनकी धाक थी। अब सवाल ये भी है कि आखिर एलआईयू को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? क्या एलआईयू के सूचना तंत्र इतने कमजोर पड़ गए हैं कि आतंकी गतिविधियों की जानकारी तक नहीं लगती? आखिर उत्तराखंड राज्य में प्रशासनिक सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो गया है, या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश भर है? लगातार आपराधिक घटनाओं में अपराधी उत्तराखंड में आकर शरण ले रहे हैं और राज्य अपराधियों के लिए महफूज ठिकाना बनता जा रहा है। ऐसे ही हाल रहे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश की शांत फिजाओं में पूरी तरह अपराध का जहर घुल जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष के तौर पर गणेश सिंह मर्तोलिया का साथ मिल गया है। आयोग को नए अध्यक्ष मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय हो, इसके लिए आयोग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उसके पीछे हमारा हेतु है कि अब जो परीक्षाएं हैं आने वाले भविष्य में सारी की सारी परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष हों, किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी की संभावना 0 के बराबर भी न हो। इसलिए हमने नई व्यवस्था बनाई है और जो भी आगे व्यवस्था बनानी पड़ेगी पारदर्शिता उसमें रहे। जो हमारे योग्य हमारे बेटे बेटियां हैं उन सभी को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले, उनको सिलेक्शन का अवसर मिले। क्योंकि एक गरीब माँ बाप के बेटे और बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो केवल और केवल शिक्षा है, विद्या है। अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, उसको किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले के बाद विवादों से घिरे आयोग के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जा चुका है। गणेश सिंह मर्तोलिया को आयोग के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, लेकिन नए अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करने के साथ ही आयोग की साख पर लगे बट्टे के दाग को भी धोना होगा। देखा जाए तो मर्तोलिया साहब के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है। चुनौती ये भी है कि आयोग पर से उठे युवाओं के भरोसे को दोबारा कैसे हासिल किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई महीने से भर्ती पेपर लीक मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग लगातार सवालों के घेरे में रहा है, तो तमाम सरकारी भर्तियों में आयोग की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इस बीच अगस्त महीने से आयोग में अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। आयोग में हुई भर्तियों और उठते सवालों के बीच अब आयोग के नए चेयरमैन के तौर पर गणेश सिंह मर्तोलिया को कमान सौंपी गई है। पहले थोड़ा गणेश सिंह मर्तोलिया का बैकग्राउंड जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि नए चेयरमैन के आगे की राह किन बड़ी चुनौतियों से भरी रहेगी। पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव मर्तौली से ताल्लुक रखने वाले गणेश सिंह मर्तोलिया का सफर कई चुनौतियों से भरा रहा है। भीड़ नियंत्रण हो या फिर आपदा सुरक्षा प्रबंधन, हर मोर्चे पर मर्तोलिया ने खुद को साबित किया। साल 2019 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद आईपीएस मर्तोलिया सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। 35 सालों की पुलिस सेवा में मर्तोलिया 9 जिलों में एसपी, 2 बार पीएससी के कमांडेंट, 5 जिलों में एसएसपी, 2 रेंज के डीआईजी और फिर आईजी बने। साल 2019 में इसी पद से सेवानिवृत्त भी हुए। गणेश सिंह मर्तोलिया अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनौतियों से निपटने का माद्दा रखने वाले गणेश सिंह मर्तोलिया को अब सरकार ने यूके चेयरमैन की कुर्सी सौंपी है। आयोग के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद गणेश सिंह मर्तोलिया की आगे की राह कई बड़ी चुनौतियों से भरी रहने वाली है। भर्ती पेपर लीक मामले के बाद आयोग पर लगे दाग को धोने के साथ सभी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही यूके आयोग पर से युवाओं का खोया विश्वास दोबारा हासिल करना होगा। हालांकि इन चुनौतियों से पार पाना गणेश सिंह मर्तोलिया के लिए आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों आयोग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने के साथ इसमें कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, उस दाग को धोकर दोबारा खोई पहचान हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन अपनी प्राथमिकताओं में गणेश सिंह मर्तोलिया इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी कोशिश रहेगी कि भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग में पेंडिंग रिजल्ट को भी जल्द जारी करने पर विचार किया जाएगा।
जो अभी बीच में देखें काफ़ी समय से बहुत चर्चा में है, और मेरा पहला काम ये होगा कि उसको सिस्टम को वहाँ ठीक करने की कोशिश करूँ। और ये जो अविश्वास की भावना UK-SSSA के ऊपर लोगों की धारणा बनी, अविश्वास बढ़ा, मेरा कोशिश होगा कि युवाओं को कम से कम उस कमीशन के ऊपर विश्वास बढ़े और एक पारदर्शिता से, निष्पक्षता से काम हो। और पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी वहाँ पर। और उसके बाद अभी कुछ रिजल्ट जो पेंडिंग है वो निकालने की बात है, उस पर अभी काफ़ी चर्चा है, राय मशवरा की बात होगी। लेकिन मेन है कि हम कैसे उस विश्वास को दोबारा वापस करें, ये हमारी प्राथमिकता पहले हो। देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती गणेश सिंह मर्तौलिया के सामने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर रहेगी। साथ ही उन्हें आयोग की साख पर जो बट्टा लगा है उसको भी दूर करने के साथ युवाओं का खोया विश्वास भी हासिल करना होगा, ताकि आयोग की छवि पर लगे इस दाग और दागियों दोनों को धोया जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे मेरे साथ। महिला आरक्षण पर अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में SLP दर्ज करने के बाद कल कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाया जाए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। देखिए, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर हम लोगों ने पहले से ही जो है, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ किसी प्रकार का भी जो है कोई भी उनके साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया था। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं और इसके साथ साथ अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक देहरादून ISBT का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें काफी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, जिन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लेकिन जिस अंदाज में वो आम जनता से मिले, उनसे बातचीत की, उससे आम जनता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कायल दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से देहरादून ISBT का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी को काफी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। खासकर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराज भी दिखे और उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ ही ISBT की व्यवस्थाओं को देख रही कंपनियों को भी कड़े निर्देश दिए। मैंने स्वयं यहाँ पर आकर पानी भी देखा है, यहाँ की कैंटीन की व्यवस्था को भी देखा है, यहाँ के शौचालय को भी देखा है, यहाँ के स्टैंड को भी देखा है, पार्किंग इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखा है। यात्रियों से भी बात करी है, क्योंकि जहाँ ये ठीक होना चाहिए वहीं अभी हमारा त्यौहार का भी सीज़न है। त्यौहार के समय में आने जाने वाले लोगों को, हमारे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का कोई सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो, इसलिए मैंने स्वयं आकर सभी से बात भी की है, देखा है। और जल्दी ही जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उसके लिए हमने कहा है कि मैं जल्दी ही फिर से यहाँ विजिट करूँगा। तब तक जो यहाँ पर कंपनी है और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने एक टाइम दिया है। इस टाइम के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं यहाँ की दुरुस्त होनी चाहिए। मैं इसको पुनः देखूँगा। जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ISBT पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी का सरल स्वभाव लोगों को बेहद ही भाया। जिस अंदाज में उत्तराखंड के मुखिया आम जनता से मिले, उनसे बातचीत की, उसे देख हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक मुख्यमंत्री इस तरीके से आम जनता से भी व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लेने के साथ ही मुलाकात भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा चर्चाएं तो ISBT पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई मुलाकात की हो रही है, जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 15 मिनट का समय बिताया, उनसे बातचीत की। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्ग महिला को चाय भी पिलाई। चाय पीने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी जब ISBT से निकल रहे थे, तो उन्होंने बुजुर्ग महिला के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस अंदाज से काफी प्रभावित नजर आई और उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सदा सर्वदा मुख्यमंत्री बने रहने का आशीर्वाद भी दिया। 100 साल 200 साल
100 के ऊपर 2 साल हो गए। कहे कि खूब हमेशा उन्नति करो, खूब हमेशा जीतियो, खूब बात करियो, खूब बात करियो, हमेशा पारी कर लगे। पाऊँ भी मुख्यमंत्री जी ने आपके आशीर्वाद आपसे लिया, क्या आशीर्वाद दिया है? हमें आशीर्वाद दे, हमेशा हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहिए, हमेशा ही के लिए, हमेशा ही के लिए रहिए। कैसे लगा मुख्यमंत्री जी? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। नहीं सर, यूपी के वाकई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। हालांकि मेरी यूपी सरकार ने भी मेरी मां का सम्मान किया था अभी 15 अगस्त को, लेकिन ये यहाँ पे आके सीएम जी ने पैर छुए माता जी के, इतना सम्मान किया, वाकई में एक प्रशंसनीय कदम है। और माता जी का भी आशीर्वाद और हमारी समाज उनके साथ साथ हम सभी का यही रहेगा कि इसी तरीके से उच्च पदों पर विराजमान होकर देश की शोभा को शोभायमान करते हैं। बता दें कि जिस बुजुर्ग महिला से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस अंदाज को ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हमेशा हमेशा के लिए याद भी रखेगा। लेकिन अगर हम आईएसबीटी की व्यवस्थाओं की बात करें तो बस स्टैंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करे या फिर कोई मंत्री, लेकिन व्यवस्थाएं ढाक के 3 पात ही रहती है। अब देखना ये होगा कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जो बात कही गई है, धरातल पर ये व्यवस्थाएं सही तरीके से कब नजर आएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अब 150 साल पुरानी राजस्व पुलिस की विदाई के साथ रेगुलर पुलिस को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए धामी सरकार ने मंजूरी दे दी है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त की बनी इस व्यवस्था में प्रदेश के 61% हिस्से में ना कोई थाना है ना कोई पुलिस, मगर अब हालात और व्यवस्था दोनों सुधरने की उम्मीद जगी है। ये रिपोर्ट देखिए। 150 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौर में साल 1861 में खर्च में कटौती और पुलिस कर्मियों की भूमिका निभाने के लिए राजस्व पुलिस का इस्तेमाल करने को लेकर पटवारी पुलिस की शुरुआत हुई। इस प्रणाली को राजस्व पुलिस के तौर पर भी जाना जाता है। प्रदेश में अंकिता हत्याकांड से पहले राजस्व पुलिस में न तो बदलाव के संकेत थे और न ही 150 साल पुरानी इस व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज बुलंद हुई। 18 सितंबर को अंकिता मर्डर केस के बाद राजस्व पुलिस की तरफ से बरती गई ढिलाई और उठते सवालों के बीच सबसे पहले विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने पटवारी पुलिस को खत्म करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री धामी को लेटर लिखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सालों से चले आ रहे पुराने ढर्रे को खत्म करने की सोची और कल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व पुलिस की विदाई तय कर दी। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि स्टेप बाय स्टेप राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में सरकार ने राजस्व क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस के थाने चौकी खोलने की मंजूरी दे दी है। देहरादून समेत 9 जिलों में 6 थाने और 20 पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। रेगुलर पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की यहां पर तैनाती होगी। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट साल 2018 में ही आदेश दे चुका था, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई और मामला उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया था। साल 2013 में केदारनाथ में आपदा के वक्त तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने भी कहा था कि अगर पहाड़ी इलाकों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था होती तो आपदा से होने वाला नुकसान कम होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य का 61% हिस्सा आज भी ऐसा है जहां ना तो कोई पुलिस थाना है और ना ही कोई पुलिस चौकी और ना ही इलाका उत्तराखंड पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है। यहाँ आज भी ब्रिटिश शासनकाल की बनाई गई वही व्यवस्था बदस्तूर चली आ रही है, जहाँ पुलिस का काम राजस्व डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी ही करते हैं। हालांकि अब धामी कैबिनेट पर इस पर बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व पुलिस की विदाई को अब तय कर दिया गया है। बस देखना यह है कि इस प्रक्रिया को खत्म होने में अभी कितना और वक्त लगेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 12 घंटे के भीतर 2 मर्डर से दहला काशीपुर। देर रात गोलीबारी में महिला की मौत तो दिन दहाड़े बदमाशों ने की खनन कारोबारी की हत्या। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल।
गणेश सिंह मर्तोलिया को सौंपी गई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान। सीएम धामी बोले, आयोग में बड़े बदलाव से युवाओं को मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री धामी ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं देख बिफरे सीएम धामी। आम जनता से लिया फीडबैक। बुजुर्ग महिला के साथ बिताया समय। और 14 अक्टूबर से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे ऊर्जा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक।